दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट रुकी है। अब आप देख ही सकते हो कि लिस्टिंग बहुत ही दमदार हुई। डबल से ज़्यादा लिस्टिंग, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न मिला। स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी अपर सर्किट में चला गया। दूसरे दिन भी शानदार तेज़ी, लेकिन उसके बाद में आ गई प्रॉफिट बुकिंग। और ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक वाकई में महंगा लग रहा है इस लेवल पे। क्या ऐसा है? बिल्कुल। क्या ये स्टॉक महंगा है, या फिर जिस तरह से हमने देखा है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद बहुत सारे स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ते, क्या वैसा ही यहाँ पर भी एक शानदार तेज़ी फिर आने वाली है? और क्या ये मौका है अंतिम यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी करने का? जानेंगे। यहाँ पे एमडी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया वो काफ़ी मायने रखता है। एमडी ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय फाइनेंस सेक्टर में और स्पेशली हाउसिंग सेक्टर में कमाल कर सकता है। इसके फंडामेंटल कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि आगे जाके क्या हमें ये एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। मार्केट एक्सपर्ट की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले फ्राइडे के कारोबार की, तो आप देख सकते हो कि 163 पर क्लोजिंग थी 2.10% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 168 तक चला गया, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा आप देखें स्टॉक हल्का सा नीचे आया। वैसे बाजार में तूफानी तेज़ी थी, कम से कम 1300-1400 पॉइंट की तेज़ी। उसके बावजूद भी स्टॉक में 2% की तेज़ी। तो ये आप ये समझ सकते हो कि अभी इतनी ज़बरदस्त खरीदारी यहाँ पे नहीं हो रही है। लोग इस समय थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक एक बार सेटल हो जाएगा उसके बाद में ही निवेश के बारे में नया सोचा जाएगा। और ये वॉल्यूम में भी आपको समझ आएगा, लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। देख दो कि लिस्टिंग के वक्त इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और फ्राइडे को सीधा वॉल्यूम उससे आधा ही हो गया, लगभग आधे से भी कम, 8 करोड़ का ही वॉल्यूम और सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी, जबकि यहाँ पे सर्किट भी नहीं लगा था। तो इससे क्लियरली समझ सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस इस समय एग्रेसिव तरीके से खरीदारी कर रहे थे वो इसमें अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं और नहीं इतनी भारी भरकम बिकवाली हो रही है। तो ये भी एक थोड़ी सी राहत तो ज़रूर है। अब यहाँ पे देख दो कि यह एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी किसी प्रकार का ये डिपॉजिट नहीं लेती है। और देख सकते हो नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ इसको रजिस्टर किया गया 2015 में सितंबर में। और देख सकते हो कि कंपनी है इस समय हर तरह की फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, परचेसिंग और यहाँ पे रिनोवेटिंग रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है एमडी अतुल जैन की तरफ से वो काफ़ी मायने रखता है। और उससे एक बात समझ में आई थी कि आगे जाके फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के। तो उनका कहना है कि इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके पीछे जो वजह है कि इस समय देखें तो लोग अफोर्डेबल हाउस लेना पसंद करें। लोग आप देख सकते हो कि इस समय इतना लोगों को कोविड काल के बाद समझ में आ गया कि दुनियादारी क्या है। काफ़ी बिजनेस है जो ठप भी हुआ है, ऐसे में कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे वजह कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेक्टर को फोकस किया जा रहा है। सबको मकान मिलना चाहिए, ये सरकार का फैसला है। सरकार इसके लिए राहत भी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। और इसी वजह से आगे भी अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड में रहेंगे और इसका फ़ायदा कंपनी उठाने की पूरी तैयारी में है। इसके अलावा देखें तो मेंटेनिंग मार्जिन, यानी कंपनी अपने मार्जिन के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करे, उनके लिए वो कोई चैलेंजेस नहीं है। वो देखें तो कि मार्जिन और कॉस्ट ऑफ फंड की तरफ उनका जो फोकस है वो बिल्कुल सही है। और इसके लिए कंपनी अपने जो उसूल है उससे कोई समझौता नहीं करे, तो मार्जिन का भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा देखें तो लीडरशिप फिलोसफी अपनाई जा रही है, जिसमें आप देखें तो मार्केट में लीडर बन के ही चलना है। कस्टमर को सबसे बेहतर और सबसे अट्रैक्टिव ऑफर पेश करनी है जो नई टेक्नोलॉजी के दम पे, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए और वो मार्केट में लीडर बने रहे। इसके अलावा इनका जो अगला जो सबसे बड़ा नज़रिया है वो है एक्सपेंशन एंड इनोवेशन, यानी नया नया इनोवेशन करना और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करना, आने वाले समय और भी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना। तो ये जो फ्यूचर प्लान है और इनका जो ध्येय है उससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस फाइनेंशियल सेक्टर में कमाल कर सकता है। जो होम फाइनेंस का बिजनेस है, जो ऑलरेडी देखे तो रिस्क फ्री है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट कंपनी अपने पास रखती है, जिससे कोई आने वाले समय एनपीए बनने की भी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर कोई मंथली ईएमआई नहीं चुका रहा है तो फिर आने वाले समय उसका जो मकान है वो जब्त भी किया जा सकता है। तो ये उनके पास राइट होता है। अब यहाँ पे देखिए
अतुल जैन जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इस समय आप देखें तो एमडी है। 1 मई 2022 में ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इससे पहले वो सीईओ के तौर पे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, जो 2018 से ही सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी अनुभवी है और कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा आने वाले समय बिजनेस में देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे स्टॉक को लेकर फिलिप कैपिटल बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट आई हो, लेकिन यह एक अलग प्रकार की लीग है जिसका ध्यान कई होम लोन चाहने वाले लोगों के लिए एक डिज़ायरेबल स्वीट होम स्पॉट हो सकता है। 50 लाख रुपए के टिकट साइज़ के लिए ये सबसे शानदार कंपनी है और लग रहा है कि ये आने वाले समय बहुत ही बेहतर कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हुए दिखाई दे सकती है। डीआर चौकसी फिनसर्व्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी का भी कहना है कि बाज़ार में लगभग 14,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ का एक फ्लोटिंग स्टॉक मौजूद है इसका। इससे आगे मुझे लगता है कि बाज़ार में ये उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते हर फंड हाउस इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है। यानी सबसे बड़ी इसका मार्केट शेयर कम है। आप देखें तो लगभग 88% जो शेयर है वो तो अभी समझो प्रमोटर के पास है और इसी वजह से यहाँ पे इसका अट्रैक्शन आगे भी बना रहेगा। दूसरी कंपनियों की तरह ये नीचे नहीं आएगा। इसके अलावा एसएमटी के को फाउंडर रिसर्च एनालिस्ट वीएलए अंबाला का भी कहना है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, लेकिन इसमें आप देखें तो जो निवेशक जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है या फिर आईपीओ में शेयर लगे 50% की होल्डिंग को बनाए रखना चाहिए। सारा शेयर नहीं बेचना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 300 से 800 के टारगेट आ सकते हैं आने वाले समय। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टारगेट आने वाले समय बेहतर हो सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म का नज़रिया बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी इस समय लीज रेंटल डिस्काउंटिंग बिजनेस पे फोकस करिए। ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, जिससे आप देख सकते कि आने वाले समय इनकी बैलेंस शीट में भी ज़बरदस्त सुधार होगा और कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सारी बातें साबित करती है कि भले ही स्टॉक इस समय थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगे, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न देगा ही। यहाँ पे क्वार्टरली रिवेन्यू की बात करें आज आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जून 2024 में देखें तो रिवेन्यू 2209 करोड़ के आसपास रहा और जो इसकी ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ 25.3% की बता रहे हैं। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बताए तो यह जून 2024 में यहाँ पे करीब 483 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 4.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ रही है। अब यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट पॉजिटिव अगर आप देखें तो एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 34.46% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 7,617.71 करोड़ के आसपास रहा है। और इसका जो सेक्टर का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 27.26% है। इसका सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टरली रेवेन्यू की तो वो 25.26% की वृद्धि दिखा रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2208 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हो कि 18.38% के आसपास रहा है। अब बात करें इसके एनुअल नेट प्रॉफिट की तो इसमें आपको 37.64% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, जो लास्ट ईयर 1731.22 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि इसके सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25.94% है, यानी सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है। इसके अलावा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह 4.51% के आसपास रहा है, जो देख दो कि ईयर ऑन बेसिस पे 482 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के देख दो कि इसके अंदर सारी बातें पॉजिटिव है। स्टॉक की प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, तो देख दो कि 133% का शानदार जंप दिखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक निगेटिव पॉइंट है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 5.65 है, हायर देन 1 है। तो फिलहाल यह इसकी फाइनेंशियल सेहत के लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता है, लेकिन बजाज जैसे ग्रुप के लिए कोई चिंता की बात नहीं। इसके अलावा एक न्यूट्रल पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 14.15% है, तो 10 से लेकर 20% के अंदर ही है, कोई चिंता की बात नहीं। एक और पॉइंट न्यूट्रल है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो अनचेंज है, क्योंकि अभी भी लिस्ट हुआ है तो उसमें बदलाव आने वाले समय देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग भी अनचेंज है, क्योंकि 88.75% की होल्डिंग जो है लिस्ट के समय है, आने वाले समय इसमें बदलाव होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट है। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.47 है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेके 1.5 की, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक और आपको पॉइंट जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है प्रमोटर के जीरो प्ले शेयर, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल 6 पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट निगेटिव है और बाकी के 5 पॉइंट आपको न्यूट्रल दिखाई देंगे। जो इससे क्लियरली बात समझ में आ रही है कि यह फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और इसीलिए आपको डरना नहीं चाहिए, आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और जितना डीप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।